नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं R9 टीवी, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल को 1 साल हो गया है। दूसरी तरफ से देखें तो ये 6 साल का सफर भी है। इन 6 सालों में मोदी सरकार ने क्या कमाल किए, कौन से फैसले मील का पत्थर साबित हुए और अभी क्या बाकी रह गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का जो नारा दिया है, उसका रास्ता क्या होगा, आज इस पर हम बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे R9 टीवी के एडिटर इन चीफ अमिताभ अग्निहोत्री जी। स्वागत है सर आपका। और मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। जिसने कुछ अच्छा काम किया होता है वो कहने का हकदार होता है कि उसने ये काम कर रखा है, और उसकी तरकीब ने तस्वीर को बदला हो, जी हाँ, तब भी वो कहेगा कि ठीक है, मैंने ये काम किया है। इसी पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ हैं सुश्री विश्वास जी, प्रवक्ता कांग्रेस, हीरो वाजपेयी जी, प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ हैं, उदयवीर सिंह MLC सपा, दीपक मिश्रा जी, प्रवक्ता PSPL हमारे साथ है, प्रसपा के प्रवक्ता है। स्वागत है आप सभी मेहमानों का। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले अमिताभ जी से हम जानना और समझना चाहेंगे कि किस तरीके से मोदी सरकार के दूसरे फेज को देखें या इन 6 सालों को देखें, क्योंकि बहुत सारे फैसले ऐसे हुए अमिताभ जी जो ऐतिहासिक करार दिए गए। 370 का हो, 3 तलाक का हो, राम मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ हुआ इसी दौरान। आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है अगर ये सामान्य काल होता, ये कोविड-19 की समस्या बीच में ना आई होती, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 6 वर्षों के कार्यकाल को समग्र रूप में या सेकेंड टर्म के पहले साल को एक दूसरे धरातल पर खड़े होकर उसकी समीक्षा हो सकती थी और होनी भी चाहिए थी। लेकिन कोरोना के संकट ने दुनिया जितनी बदल दी वो तो सब देख ही रहे हैं। मैं भारत तक अपने को सीमित रखूंगा। भारत के अर्थशास्त्र को बदल दिया, भारत के समाजशास्त्र को बदल दिया, भारत की अर्थनीति को बदल दिया, भारत की उद्योग नीति को बदल कर रख दिया। सब कुछ अनुलोम विलोम हो गया, सब कुछ शीर्षासन हो गया। जो फैसले बड़े रहे उन पर देश ने अलग अलग चुनावों में अपने मंजूरी की मोहर भी लगाई, चाहे वो धारा 370 को हटाने का मसला हो, चाहे वो 3 तलाक के अभिशाप से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करने का रहा हो सरकार का, या सदियों से लंबित श्री राम जन्मभूमि का विवाद रहा हो। और जब नरेंद्र मोदी अपने दूसरे कार्यकाल का पहला वर्ष पूरा कर रहे हैं तो अयोध्या में मंदिर निर्माण शुरू हो गया भगवान राम का। ये सब चीजें बड़ी हैं जी। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, सब चीजें अच्छी हैं, बड़ी हैं। लेकिन मुझे लगता है अब विषय बिल्कुल बदल गया। और आज दिन भर सुबह से लेकर और अभी देर रात तक तमाम चैनलों पर जो चर्चा हो रही है और आगे होगी, मैं उससे थोड़ा अलग हटकर चर्चा करना चाहता हूं। मैं अपनी चर्चा को इस बिंदु पर केंद्रित रखना चाहता हूं अपने मेहमानों के साथ कि आगे के 4 साल जो बचे हैं उनसे कोरोना के दंश से आहत मर्माहत भारत की बेहतरी के लिए क्या किया जाए, कैसे किया जाए, प्राथमिकताएं क्या हो। क्योंकि अभी सामान्य काल नहीं बचा, बिल्कुल यह विशेष परिस्थिति है, इसका एक विशेष प्रोटोकॉल तय होना चाहिए। आज मैं सोच रहा था, इस ओर लोगों का ध्यान कम गया। मुंबई में IIT के कुछ पुराने छात्रों ने मिलकर एक संस्था बनाई है। उन लोगों ने कहा कि हम लोग फंड रेज करेंगे और यहां एक ऐसी प्रयोगशाला बनाएंगे मुंबई में जो भविष्य में 1 महीने में 1 करोड़ टेस्ट कर सके। अभी भारत में इतनी बड़ी कोई प्रयोगशाला नहीं। अभी हम 33 लाख कर पाए हैं टेस्ट, इतना समय हो गया। मुझे बात अच्छी लगी।
आज चर्चा इस बात पर होनी चाहिए कि क्या एक साल के भीतर ऐसा भारत नहीं बनना चाहिए जो ये सुनिश्चित करे कि भविष्य में कोरोना जैसी कोई भी त्रासदी आएगी वायरस जन्य, तो एक महीने में हम 10 से 15 करोड़ नागरिकों का टेस्ट संपादित कर देंगे। ये 100, 200, 1000 की गिनती में ही नहीं पड़ेंगे। भारत जैसे बड़े देश के लिए इतना तो चाहिए। क्या आज हम यहां से बात शुरू कर सकते हैं? मैं मेहमानों को भी सहमति चाहूंगा, क्योंकि ये विषय ऐसे हैं जो शायद राजनीति के लिए बहुत मुफीद नहीं है, भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा किसी के लिए जी। क्योंकि इनमें लट्ठम लट्ठा की गुंजाइश नहीं है, तू में की गुंजाइश भी नहीं है। हमने मजदूरों की स्थिति देखी। क्या आज हम एक ऐसा वायुमंडल बना सकते हैं जो हमारी सरकार को इस बात के लिए बाध्य करे कि आने वाले 2 वर्षों के भीतर देश के हर बड़े औद्योगिक शहर में एक बड़ा शेल्टर होम बनना चाहिए, सरकार का, प्राइवेट सेक्टर का नहीं, जिसमें 10-15 हजार लोग किसी भी आपदा के समय, गरीब लोग शरण पा सकें, सुरक्षित रह सकें। इसकी कमी हमने महसूस की। इसमें सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस का कोई रोल लफड़ा ही नहीं रखा मैंने आज बहस में। देश की चर्चा है, व्यक्ति की नहीं, पार्टियों की नहीं। सरकार हमारी है, भारत की। क्या हम ऐसा भारत बना सकते हैं जो कश्मीर से कन्याकुमारी, असम से गुजरात तक प्रवासी श्रमिकों के लिए एक सख्त और परिणाम देने वाला कानून सुनिश्चित कर सके? आने वाले 3 महीने के भीतर संसद का सत्र होने वाला है। क्या हम कर सकते हैं ऐसा? क्योंकि इसकी कमी हमको आखिरी है। अभी जब मजदूर भगा दिया गया, क्या हम ऐसा भारत नहीं बना सकते हैं, ऐसा निर्णय ले सकते हैं कि चलो गांव की ओर? भारत ने विकास के नाम पर जो रास्ता देखा, वो ये रास्ता देखा कि गांव से शहर चलो तो विकास होगा। क्या हम अब गंगा को उल्टा बहा सकते हैं? गंगा सागर टू गंगोत्री, गंगोत्री टू गंगा सागर तो चली रही है। जो ये कहे कि ना अब बांदा में विकास होगा, खिमसेपुर में विकास होगा, मऊरानीपुर में विकास होगा, गरौठा में रोजगार मिलेगा, क्या ऐसा कर सकते हैं? ना बुलेट बनाओ वहां, ना जहाज बनाओ, हम करें कुछ तो बनाओ। जो हुआ वो जब हुआ तब सत्ता पक्ष ने अपनी बात कही, विपक्ष ने अपने आरोप लगाए, वो सब हो गया अध्याय। और मुझे नहीं लगता कि भारत के आम जन को आज ये सब सुनने में कोई रुचि है। ये मातम का माहौल है देश में, ये भय का माहौल है, अवसाद का माहौल है, संकट का समय है। आगे हम क्या करें? हमारी प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए जो इस सरकार के जरिए हम पूरी करवाएं? मुझे लगता है इस पर एक चर्चा होनी चाहिए। वो चर्चा ज्यादा सार्थक होगी और जनहित में भी वही होगी। वरना पार्टी हित में तो चर्चा किसी भी ढंग से हो सकती है। किसी एक पार्टी का पक्ष ले सकते हैं, किसी को खुश कर सकते हैं, किसी को नाराज कर सकते हैं। हीरो वाजपेयी, ये संकट काल है, इसलिए वर्षगांठ मनाने की परंपरा में मेरी रुचि नहीं, क्योंकि देश की रुचि नहीं। जी। इस संकट काल में जो मैंने आरंभ में कहा, जो कुछ 5-6 चीजें मुझे दिखाई दी, जो सबक कोरोना के मैंने सीखे, मैं चाहता हूं सरकार अपनी सारी प्राथमिकताओं को छोड़े जो पूर्व में उसके घोषणा पत्र में रही हो, या राजनीतिक प्रतिबद्धताओं के चलते रही हो, या अलग अलग कारणों से रही हो। इन 5-7 जो सबक कोरोना ने भारत को दिखाए हैं, उनका निदान इन शेष 4 वर्षों में पूरा हो जाए तो समझिए एक अच्छा भारत, एक श्रेष्ठ भारत बन जाएगा। वाजपेयी जी। जी देखिए अमिताभ जी,
इस कोरोना के संकट काल में जो आया पूरे विश्व में आया और हम लोगों ने लॉकडाउन किया और विश्व से हमको लेना देना नहीं भाई। लॉकडाउन में जनता का सहयोग मांगा और जनता ने सहयोग दिया। मेरी बात सुन लीजिए, फिर उसके बाद आप मुझे टोकिए। इन तीन इस लॉकडाउन में तीन चीजों की बहुत इंपॉर्टेंस आई, पीपीई किट, मास्क और वेंटिलेटर। भारत ने इस 2 महीने में इस आफत काल में अपने आप को इसमें आत्मनिर्भर बनाया। तो एक बड़ी भारी चीज ये कि दूसरे हमारे पास जो दवाइयां थी हमने उसको पूरे विश्व में बांटा। तो भारत ने एक अलग तरह से काम शुरू किया, जिस पूरे विश्व में जो बड़े बड़े यूरोपियन कंट्रीज थे जो इस महामारी में परेशान हो गए, जिनके पास वेंटिलेटर की समस्या रही, मास्क की समस्या रही, पीपीई किट की, उसमें एक विशाल देश जो 130-135 करोड़ का देश है, उसने अपने आप को आत्मनिर्भर बनाया, एक नई दिशा की ओर कदम रखा और जो कि राजनीतिक नहीं था, जो अपने देश की जनता से सरोकार रखने वाला था, जिसका कोई एजेंडा पहले से तय नहीं था, उस काम को हमने किया है। और जो आपने अभी विषय रखा कि बिना राजनीति करते हुए इस देश में 4 साल में कैसे आगे बढ़े और इस महामारी को देखें, तो मुझे लगता है सरकार का फोकस पूरा इसी पर है कि कैसे हम आत्मनिर्भर बने, कैसे हमारी रिसर्च लैब बढ़े, कैसे हमारे अस्पताल अच्छे हों आगे भविष्य के लिए। और इस 2 महीने के लॉकडाउन में हमने काफी सुविधा बनाई। अगर ये लॉकडाउन हम ना करते तो तमाम इतने विशाल देश में नहीं हो सकते। हाँ, जो टेस्ट की बात है, इतने बड़े देश में टेस्ट होने की जो संख्या है वो जरूर अनुपातिक रूप से कम है और भारत सरकार की कोशिश है कि इसको तरह तरह से बढ़ाया जाए और उसको निरंतर लगा हुआ है। हमारे देश में हमारे वैज्ञानिक, तमाम और लोग इसकी तरह से लगे हुए, तमाम इंडस्ट्रीज लगे हुए जो प्रमोट कर रहे हैं कि इस तरह की चीजें हों। तो भारत एक नई दिशा की तरफ बढ़ रहा है और इस महामारी से जूझने के लिए ये 4 साल में नरेंद्र मोदी सरकार एक अभूतपूर्व कदम छोड़ेगी। जी, बहुत अच्छी बात है हीरो वाजपेयी जी। एक टिप्पणी के साथ में उदयवीर सिंह के पास जाऊंगा। इसको ना आलोचना मानिएगा ना समालोचना, बड़ी ईमानदारी की बात कह रहा हूं। शासन चाहे कांग्रेस का हो, चाहे भाजपा का हो, चाहे ये थर्ड फोर्स का हो, बाजार तो बाजार है। जहां जरूरत जिस चीज की होगी बाजार उसको आनन फानन में क्रिएट कर देता है। एक उदाहरण और दे दूं, उसमें सरकार, ठीक है सरकार तो सरकार है ही, माई बाप, लेकिन वो बाजार करता है। एक उदाहरण दे दूं, शायद सबको आनंद देगा ये उदाहरण। उदयवीर सिंह, बाजार का अगर जलवा देखना हो, उसकी बुद्धि देखनी हो, बाजार की बुद्धि राजनेताओं से 1000 गुना आगे चलती है, 1000 टाइम अहेड। डिजाइनर मास्क आ गए, वैश्विक कंपनियों ने डिजाइनर मास्क भारत में उतार दिए हैं। लो जी, कर लो बात, कर लो बात। 500 रुपए का एक, 700 रुपए का एक, धंधा है, चोखा है, चलेगा। लेकिन वो शेल्टर होम नहीं बनाता बाजार। अगर मैं कह रहा हूं लुधियाना में, पानीपत में, गाजियाबाद में, नोएडा में, दिल्ली में, भिवाड़ी में, रेवाड़ी में, मानेसर में, मुंबई में 10 शेल्टर होम बनने चाहिए जहां 20-20 हजार आदमी कम से कम 3 महीने संकट काल में आराम से जीवन जी सके। वो बाजार नहीं बनाएगा, उसकी बिड करके देख लीजिए, नहीं बनाएगा। वहां के लिए सरकारों को आना होगा, टेस्ट की क्षमता के लिए सरकार को आना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो भी टेस्ट नहीं किया प्राइवेट वालों ने, ऐसा जलवट्टा फैला दिया। बाजार अपना काम करता है और कर भी लेगा, वो कोई इतना बड़ा इशू ही नहीं। बाजार तो जहां मांग देखेगा वहां विकल्प उपस्थित कर देगा। उसमें किसी कलेक्टर के योगदान की भूमिका नहीं होती कोई जी। उसमें कमिश्नर साहब को कुछ नहीं करना। जहां जिस चीज की डिमांड आएगी बाजार वहां उपस्थित हो जाएगा। अर्थशास्त्र का सामान्य सिद्धांत है। लेकिन बाजार वो काम नहीं करता जिसमें मुनाफा नहीं हो और लागत हो, वो काम सरकारें करती हैं। जैसा मैं ब्रेक पर जाने से पहले कह रहा था कि कोरोना ने हमको सबक दिया कि देश के हर औद्योगिक शहर में एक विशाल शेल्टर होम बनना चाहिए सरकारी, जिसका स्वामित्व तो सरकार के पास हो। प्राइवेट के पास हो गए तो फिर बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाएंगी।
उसमें बड़े संसाधन लगेंगे। अगर 100 बड़े औद्योगिक टाउनशिप हम मानते हैं हिंदुस्तान भर में जी, तो एक में कई कई बनाने पड़ सकते हैं। अगर हम मुंबई को एक इंडस्ट्रियल टाउनशिप माने तो वहां एक शेल्टर होम से काम नहीं चलेगा, वहां हो सकता है 100 शेल्टर होम बनाने पड़े, 50 बनाने पड़े। जिस ढंग के दृश्य हम लोगों ने देखे, उस पर काम होना चाहिए। टेस्टिंग की क्षमता भारत की बढ़े, उस पर काम होना चाहिए। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को हम इंप्रूव कर पाए, उन पर काम होना चाहिए। क्वारंटीन सेंटर्स को लेकर हम लोगों ने जो अनुभव हासिल किया है, हर शहर में, गांव में ऐसी कोई इमारत हम बना पाए जो इस काम के लिए भी डेडिकेटेड रहे, सुरक्षित रहे। शुचि विश्वास, मुझे लगता है आने वाले 4 साल का यही एजेंडा होना चाहिए फिलहाल तो भारत का। नमस्ते अमिताभ जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी, मिल रही है। हाँ, मैं समझती हूँ कि विगत 6 वर्षों में भी यही एजेंडा होना चाहिए था। आज जबकि हम 7वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं और बेरोजगारी 45 सालों में सबसे ज्यादा है, तो हम विकास, अर्थव्यवस्था या रोजगार किसी भी मुद्दे पर तो आने वाले सालों में तो निश्चय ही होना ही चाहिए। लेकिन अपेक्षा तो ये भी थी कि सरकार को अब तक एक कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर खड़ा कर देना चाहिए था, जो कि लगता है कि उसकी 6-7 वर्षों में जो प्राथमिकता है वो आम जनता, शेल्टर होम या प्राइमरी जो आपने जिक्र किया, क्योंकि कहीं भी जो बेसिक चीजें हैं वो है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन सिस्टम। तो उसमें हमने पाया है कि साक्षरता के बजट में भी 16% की कमी आई, स्वास्थ्य के बजट में भी कमी आई और रक्षा के बजट तो 62 के बाद सबसे कम है। तो सरकार की मूल मंशा पर प्रश्न चिन्ह उत्पन्न होता है। और आत्मनिर्भर भारत की जहाँ तक बात है, केंद्र सरकार के पास सारे प्रोक्योरमेंट के राइट है, उसके बाद भी ICMR की टेस्टिंग किट में घोटाला, उत्तर प्रदेश मेडिकल एसोसिएशन पे घुटिया PPE किट की सप्लाई में STS द्वारा पत्रकार को उठा लेना, या फिर हिमाचल के बीजेपी अध्यक्ष का PPE घोटाले में लिप्त होना, या फिर गुजरात के फर्जी वेंटिलेटर, या फिर गुजरात के N95 मास्क की कीमत 46% ज्यादा। तो निश्चय ही ये जो घोटाले इस आपदा और इस त्रासदी में, वो भी भाजपा शासित, भाजपा समर्थित स्थानों पर, तो ये कहीं ना कहीं दुख उत्पन्न करता है और आत्मनिर्भरता की ओर तो हमें निश्चय ही नहीं लेके जा रहा है। जी, ठीक। एक बात, एक टिप्पणी करके मैं हीरो वाजपेयी के पास जाऊंगा, वो उत्तर देंगे कांग्रेस के आरोपों का, वो उनका काम है। भारत के राजनीतिक दलों को भी अपने चिंतन की धारा बदलनी चाहिए। ये बड़ा संकट आया है, ये केवल समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र नहीं बदल रहा है भारत का, ये राजनीतिक शास्त्र भी बदल देगा, ये ध्यान रखिए। कोरोना जब ये विदा लेगा, तब तक भारत की गांव की राजनीति से लेकर और पार्लियामेंट तक की राजनीति को अनुलोम विलोम करा के जाएगा। ये भी ध्यान रखना चाहिए सियासत वालों को। भाई, कोरोना का संकट जो आया है, इससे पहले भारत क्या दुनिया ने ऐसा संकट नहीं देखा। और जिन्होंने प्लेग देखा था वो आज कोई जिंदा नहीं, तब देश आजाद नहीं था। आज की परिस्थिति देखकर आगे चलना है, वो महत्वपूर्ण है। हीरो वाजपेयी, आप पर तमाम आरोप कांग्रेस ने लगाए, उसने कहा आपकी प्राथमिकता ही नहीं है कि केंद्र में ही गरीब नहीं है। सूची विश्वास को मैं आईना नहीं दिखाना चाहता, लेकिन अगर हमारी प्राथमिकताएं जनता से जुड़ी हुई नहीं होती, हमने जनहित के काम नहीं किए होते, तो 5 साल के बाद बहुत ही ऐतिहासिक बहुमत फिर दोबारा मिलना ये साबित करता है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा जो सरकार है उसने काम किए हैं जनता के हित के, और जनता ने उसीलिए उसको वोट दिया है। उत्तर प्रदेश में भी जो हमारी सरकार योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चल रही, वहां भी हमको भारी बहुमत से जनता ने समर्थन दिया है। और कांग्रेस, सूची विश्वास जरूर बोल रहे, पर कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 30 साल से तो बाहर हो गई है। और जो भी इनके नेताओं ने बयान दिए या जो बसे या जो कुछ भी, मैं बहुत राजनीति में, कोरोना में नहीं जाना चाहता क्योंकि आपने सब्जेक्ट शुरू में ही सीमित कर दिया था, वो सब जनता देख चुकी है। रही बात कि आगे 4 साल में क्या होना चाहिए, मुझे लगता है समूचे देश को एक साथ इस महामारी से लड़ने के लिए एक होना चाहिए। और इस तरह की भ्रामक बातें और तमाम अनर्गल प्रलाप, हो सकता है कहीं कुछ कमी रही हो, विपक्ष को, सरकार को सुझाव देना चाहिए, सलाह देना चाहिए।
जहां कम वहां हम की स्थिति में आकर इस महामारी का सामना करने के लिए भारत को आना चाहिए। नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में भारत ने कोरोना का जो सामना किया, विश्व पटल पर उसकी प्रशंसा हो रही है। सिवाय हमारे यहाँ तुच्छ राजनीतिक केवल स्वार्थ के हितों में इस तरह की बात, भाई राजनेता है तो कुछ बोलेंगे ही। ठीक है, कांग्रेस ने देश में 50 साल शासन किया है। ठीक है, दिल पे मत लीजिए। विपक्ष में जो लोग हैं उनको बोलने का अधिकार है, उस अधिकार का सम्मान करिए भाई। मैं दिमाग पे ले रहा हूं। हाँ, दिमाग पर लीजिए और सुधार करिए उसमें। ठीक है उदयवीर जी, मेरा सवाल वही था, बड़ी विकट स्थिति से भारत गुजर रहा है। आने वाले 4 साल सामान्य 4 साल नहीं होंगे जैसे हर सरकार के लिए होते हैं कि सरकार आई गई चलती गई नहीं। ये देश ऐसी स्थिति में कभी फंसा ही नहीं जब से आजाद हुआ। क्या सबक मिले हैं और क्या हमको सीख लेनी चाहिए और सरकार की प्राथमिकताएं अब क्या होनी चाहिए? अमिताभ जी, जिस सकारात्मक भाव से आपने चर्चा शुरू की है, मुझे अफसोस है कि उस सकारात्मक भाव से हम राजनीतिक लोगों के विचार मुझे अभी तक नहीं लगे। सवाल यह है, कल्याणकारी राज्य में हम रह रहे हैं और हमारी प्राथमिकता यह है कि समाज का जो अंतिम वर्ग है, जो सबसे कमजोर व्यक्ति है, उस व्यक्ति के साथ न्याय हो, उसको हक मिले। और संकट काल में सबसे ज्यादा दुखी वही है। जब तक राजनीतिक एजेंडे पर, हमारे बजट बनाने की प्रक्रिया में, हमारी नीतियों के निर्धारण में उसको हम ध्यान में नहीं रखेंगे तो इस देश का आगे बढ़ना संभव नहीं है। क्योंकि आप ये मान लीजिए कि अंत में आज भले ही लोगों को लगता हो कि देश के कुछ स्थापित, ताकतवर, पैसे वाले, बड़े पदों पर बैठे लोग महत्वपूर्ण हैं, लेकिन जीवन चक्र बगैर गरीब आदमी के, बगैर फैक्ट्रियों में काम करने वाले के पूरा नहीं हो सकता। काम करने बड़ी वाले अच्छी बात कही। को शामिल किए पूरा नहीं हो सकता। उसके बगैर निर्भरता नहीं है। शहर की सफाई अगर 3 दिन नहीं होती तो पता लग जाता है। अब मेरे दिमाग में चिंता यह है कि अगर भावनात्मक राजनीति होगी, क्योंकि आज मैंने प्रधानमंत्री का जो पत्र देखा, उसमें उन्होंने तमाम भावनात्मक मुद्दों की बात की। अगर विकास परख राजनीति नहीं होगी, अगर संस्थाओं को खत्म करने की कोशिश की जाएगी, संस्थाओं को जवाबदेही सुनिश्चित नहीं की जाएगी, उनको सुदृढ़ नहीं किया जाएगा, तो एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग कैसे बनेगी? क्वारंटीन सेंटर प्राइवेट सेक्टर बना देगा, लेकिन उनके लिए जो 5 स्टार फैसिलिटीज अफोर्ड कर सकते हैं और 5 स्टार फैसिलिटी बन जाएंगी। सवाल यह है, गरीब कैसे केंद्र में आएगा? और आप विचार करिए, जो अब तक लॉकडाउन के बाद हुआ है, न गरीब का कैसे घर पहुंचाया जाए, या कैसे फैक्ट्री यहां रुका है वहां रोका जाए, उसकी क्या समस्याएं होंगी, वही प्लानिंग नहीं हुई। इसके कारण दिल को तकलीफ देने वाली चीजें आप और हमने सड़क पे देखी हैं। ठीक बात है। और अभी भी सरकार गलतियों से सीखना नहीं चाहती, क्योंकि मैं आपसे कह देना चाहता हूं, हम सहयोग कर सकते हैं, सहयोग लेना उनके पास है, क्योंकि नीति निर्धारण में चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे देश हो, उनका इतना बहुमत है कि वो जो अपनी विम्स और फैंसीज के हिसाब से, अपनी इच्छाओं के हिसाब से, वो लोग जो चाहे वो पास कर सकते हैं और करते हैं। ठीक है, ठीक है उदयवीर जी, मैं दीपक मिश्रा जी को बहस में ले आऊं, नजरअंदाज करके। उदयवीर भाई, मैं दीपक मिश्रा जी को बहस में ले आऊं इसी सवाल पर। दीपक मिश्रा जी, कोरोना संकट के बाद अब 4 साल की प्राथमिकताएं देश की क्या होनी चाहिए? जब मैं कहता हूं देश की प्राथमिकताएं क्या होना चाहिए, तो उसमें ये इंप्लाइड है, अंतर्निहित है कि भारत की सरकार की प्राथमिकताएं क्या होना चाहिए, नरेंद्र मोदी की सरकार की प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए। देखिए मान्यवर, ये कहते हैं ना कि कुछ न कुछ ये अंधा सफर ले जाएगा, पांव में जंजीर बांधेंगे तो सर ले जाएगा। 400 घोर अंधेरा है ये माना, लेकिन इसके मातम से उजाला नहीं होने वाला। हिंदी पत्रकारिता दिवस के दिन आपने एक सार्थक बहस के लिए आपको साधुवाद देता हूं। कम से कम पराड़करी पत्रकारिता को आप आगे तो बढ़ा रहे हैं।
उसी तरीके से सियासत को निर्णय लेते समय जो हमारे शाश्वत सिद्धांत रहे हैं उन पे ध्यान होना चाहिए। आज अगर विकेंद्रीकरण पे आधार पे विकास हुआ होता तो यह समस्या नहीं होती। एकात्म मानव दर्शन भी विकेंद्रीकरण का ही सिद्धांत है। और सबसे बड़ी बात यह है मान्यवर, अब हमें अपने सोच का मेयार और सोच के तौर तरीके बदलने होंगे। एक बार फिर इस दौर ने, इस स्याह संक्रमण संकट के दौर ने साबित कर दिया कि हम अपने आप को लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा से हटाने का, उससे विचलित होने का दंश झेल रहे हैं। आज अगर लोहिया का समाजवाद मूर्त रूप लिया होता, गांधी के गांव मजबूत होते, तो शायद गरीबों की यह दुर्दशा नहीं होती। आप खुद देख लीजिए, 557 अरब डॉलर कर्ज बढ़ गया है। कोरोना काल ने एक चीज तो तय कर दिया कि हम इस संकट से जिस तरीके से लड़ सकते थे, मैं प्रधानमंत्री जी की बात नहीं कर रहा हूं, हम की बात कर रहा हूं, नहीं लड़ सके। ये ठीक है कि हमारे यहाँ के आम लोगों की इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज्यादा है, इसलिए वह उस तरीके से भयावह परिणाम नहीं आया जिस तरीके से अमेरिका और यूरोपियन देशों में आया। लेकिन इसमें हमारी भूमिका क्या थी? जिस सूरज की आस हमें है शायद वो भी आए, लेकिन ये सोचे हमने खुद कितने दीप जलाए। आज विकेंद्रीकरण के आधार पर आर्थिक विकास में करने का दंश भारत झेल रहा है। आप महोदय नोएडा में हैं, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक सड़क का अंतर है और 2,32,000 से ज्यादा प्रति व्यक्ति आय का अंतर हो जाता है। क्या तय था कि अमीर और गरीब का जो आय हो वह 1:10 होना चाहिए। अटल जी ने संसद में कहा चलिए 1:10 1:20 कर दीजिए, वह हुआ क्या? और मान्यवर, अब हमें लोक कल्याणकारी राज्य को ठीक से उतारना होगा। यह हवाई जहाज का विकास, बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े मेट्रो के विकास, एक्सप्रेस वे पे आधारित विकास एक छलावा साबित हुआ। मैं अगर गुरुनाथ मिर्डल के शब्दों में कहूं, जो एशिया के सबसे बड़े अर्थशास्त्री थे, तो स्वयं को विकास, जी आपकी बात का मूल स्वर है विकेंद्रीकरण। शुचि विश्वास, राजनीति में लोकतांत्रिक और अर्थतंत्र में आर्थिक विकेंद्रीकरण। हम लोगों ने जब विकास की यात्रा शुरू की हिंदुस्तान ने, मैं इस बहस में नहीं जाता, मैं हिंदुस्तान शब्द इसीलिए बोलता हूं, मैं कांग्रेस के प्रधानमंत्री का नाम लूंगा तो कांग्रेस हो जाएगी, भाजपा का लूंगा तो भाजपा, देवेगौड़ा का लूंगा तो थर्ड फ्रंट, इससे बचना चाहता हूं। तो हम लोगों ने शायद, ये कोरोना ने हमको बताया कि हमने गलती कर दी थी पूर्व में। हमने एक मुंबई बसा दिया, एक भिवाड़ी बसा दिया, एक पानीपत बसा दिया, एक नोएडा बसा दिया, एक सूरत बसा दिया, एक अहमदाबाद बसा दिया, और सारा घनत्व उत्पादन का उन्हीं जिलों में लाके ठूस दिया। आदमी के ऊपर आदमी, चाल के ऊपर चाल, फैक्ट्री के ऊपर फैक्ट्री। नहीं, अगर हमने एक सूरत को 4 जिलों में डाइवर्ट कर पाए होते आरंभ में, हम एक मुंबई को दूर दूर तक ले जाके फैला पाए होते, तो शायद ये संकट इतना बड़ा नहीं आता जो आज हम झेल रहे हैं कोरोना का। हाँ अमिताभ जी, लंबा प्रश्न है, संक्षेप में उत्तर दीजिए। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग की बात नहीं करूंगी, ना ही 70 वर्षों के इसरो, गेल, भेल, IIT, IIM, सेल, इसरो, DRDO की बात करूं, ना प्लानिंग कमीशन। फाइन, बहुत स्पष्ट शब्दों में कहती हूँ कि 30 जनवरी को केरला में पहला कोरोना संक्रमण का पेशेंट आया था। 23 मार्च को क्यों टेस्टिंग के मापदंड निर्धारित किए गए? क्या नमस्ते ट्रंप इतना इंपॉर्टेंट था कि पैंडेमिक की WHO की इतनी बड़ी चिंता व्यक्त करने के बाद भी मध्य प्रदेश की सरकार को गिराने के बाद ये निर्णय लिया गया? जो आप कर रहे हैं वो सदियों की बात है, मैं उत्तर नहीं देती। क्या सरकार की स्पष्ट अदूरदर्शिता, अविवेक और सत्ता लोलुपता परिलक्षित नहीं हो रही है, जो उसने 135 करोड़ लोगों के जीवन को दांव पे लगा दिया? क्या हम इस बात से मुंह मोड़ सकते हैं कि क्वारंटीन सेंटर्स की बदहाली, आगरा का लेटर, नोएडा की स्थिति, गुजरात की स्थिति हम देख सकते हैं, और पुरानी बातें नहीं करती? क्या सरकार इतनी निकम्मी है कि 40 ट्रेनों को अपने ट्रैक पर नहीं चला सकती? दावा बुलेट ट्रेन का। अभी भाजपा प्रवक्ता ने चहुमुखी विकास की बात करी। रेल ट्रैक पे 40 ट्रेनें टाइम पे नहीं चला पा रहे हैं। 80 घंटे की यात्रा में एक श्रमिक को 2 ब्रेड, 1 मिर्चा और 300 ml पानी मिलता है, और 80 मजदूर मर चुके हैं। ये कौन से विकास की परिकल्पना है? और रही बात मैंडेट की, बहुत बड़ा मैंडेट मिला, बहुत बड़ा, 31% मिला 2014 में और 38% मिला 2019। ठीक है सुची जी, समय कम है, मैं एक बार सबकी टिप्पणी ले लूं। ठीक है, आपकी बात आ गई। हीरो वाजपेयी,
आपने कांग्रेस को सुना भाई, रिस्पॉन्ड करिए, फिर मैं बहस में आगे जाऊंगा। मैं आपके और भाजपा के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता हूं। हाँ। कांग्रेस पिछले 30 वर्ष से उत्तर प्रदेश में जमीन पर नहीं है, और उसके मूल कारण यही है कि कांग्रेस शुरू में सत्ता में रही और जो उसने कुछ भी नहीं बनाया उसका दोष आगामी सरकारों पर डाल रही है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना चाहिए था, जो भी आपने तमाम सवाल उठाए कि इस देश में ये क्यों नहीं हुआ, उसकी जिम्मेदार कांग्रेस है। और जो काम नहीं, आप एक पूरे सिनेरियो को उठा के उस एक बिंदु पर कांग्रेस बोलती है पूरे देश हो रहा है। इन्होंने कहा मैं बसें लगाऊंगे, तो उसमें क्या निकला? झूठ फरे। आपने अपने राज्य सरकारों में अच्छा नहीं, ठीक अब भाई छोड़ो, बस वाला बहुत दिन हो गया, आपने पहले क्यों नहीं कर दिया? आज आप अपने मन से कर रहे हैं। ये बेकार की बात है, इनमें कोई तथ्य नहीं है। छोड़ दो इनको जाने, चलो ठीक है, ठीक है, मैं उसी विषय पर आना चाहता हूं कि आगे आत्मनिर्भर भारत, स्वावलंबी भारत जिसका विकास हो वो कैसे होगा, इस पर इनको सुझाव देने चाहिए, ना कि पिछली बार रटी रटाई बातों को रिपीट करने का। ठीक है। दीपक मिश्रा जी, मुझे लगता है भारत की राजनीति अपने परंपरागत रूप स्वरूप से बदलने को तैयार नहीं। एक नहीं 100 कोरोना आ जाए, क्या कहते हैं जी? बिल्कुल, मैं भी अपने प्रिय साथी हीरो वाजपेयी जी को सुन रहा था। अरे मान्यवर, छोड़िए 70 साल की बात, 2200 दिन आज मोदी जी के हो गए और 2272 दिन अटल जी प्रधानमंत्री, जनता पार्टी जुड़ गया और 5000 दिन आपकी सरकार रहेगी। छोड़िए, भविष्य कराह रहा है, वर्तमान हमें चिढ़ा रहा है कि हम अपने नंगे पांव वाले मजदूरों को एक अन्न नहीं दे सके। हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में बैठाना तो दूर, हम जैसे लोगों को, गरीबों की मदद के लिए भिक्षाटन करना पड़ रहा है। कहां था तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहां चराग मयसर नहीं शहर के लिए, और आप एक ख्वाब दिखा रहे हैं। भाई आप 5000 दिन आपका शासन रहा, अभी तो प्रश्न चिन्ह में है। अब ऐसे सवालों पे बंद करिए और यह सोचिए कि हम देश को कैसे आगे ले जाएं, सर्वतोन्मुखी विकास कैसे करें, कैसे लोहिया का समाजवाद धरती पर उतरे, कैसे एकात्म मानव दर्शन मूर्त रूप ले। खाली आप कांग्रेस को कोसे, कांग्रेस आपको कोसे। अरे मान्यवर, आज समूची राजनीति प्रश्न चिन्ह के दायरे में है। जी ठीक है। अच्छा उदयवीर जी, फिर कह रहा हूं, पांव में जंजीर बांधेंगे तो सर ले जाएगा। जी दीपक भाई, कुछ न कुछ ये अंधा सफर ले जाएगा। उदयवीर जी, बच्चा का रिजल्ट आए और नंबर कम आए मान लो, जी तो एक रास्ता होता है उसको बताए भविष्य के लिए और अच्छी तैयारी कैसे करो बेटा, और एक होता है उससे कहें कि तू तो निकम्मा है, तू क्या करेगा, है तो जो कुछ करता होगा वो भी छोड़ देगा, है ना। ये समस्या हम लोग घरों में देखते हैं और ये अच्छी पेरेंटिंग के लक्षण भी नहीं। भारत की राजनीति इसी सिंड्रोम का शिकार है। जी नहीं, जी भविष्य को लेकर सकारात्मक सुझावों का भारत में हमेशा टोटा रहा, ऐसा मुझे लगता है, खासतौर पर सियासत के आंगन में। उदयवीर भाई। अमिताभ जी, हमने तो पिछले लोगों के अनुभव से सीखने की कोशिश की और पिछली सरकारों ने हमसे पहले जो काम किया उन कामों को सकारात्मक भाव से बढ़ाया। इस बात को मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी की जो सरकार रही और जो मुख्यमंत्री हमारे थे उनमें सकारात्मक भाव से बढ़ाया। लेकिन ज्यादा बहुमत आने से वो कैसे आया, किन बिंदुओं पे आया, वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। कैसे आया, किन बिंदुओं पे आया, इतना अहंकार हो गया कि जो ब्लूप्रिंट प्रदेश को आगे ले जाने के लिए बना था, चाहे एम्बुलेंसेस थी, चाहे हॉस्पिटल्स थे, सबका काम आपने सिर्फ इसलिए रोक दिया कि दूसरे लोग काम कर रहे थे। अरे आपका बहुमत में आया तो आप पिछले वालों से ज्यादा काम करते, पिछले वालों से और अच्छा काम करते। ये लेकिन इतनी नकारात्मक सोच के साथ अगर सरकार चलेगी और आपने कह दिया अच्छे दिन की बात और अब कह दिया आत्मनिर्भरता की बात। आत्मनिर्भर कहने वाले लोग, हीरो वाजपेयी बीच में न बोले,
बीच में न बोले, डिबेट का एक बीच में वसूल न होता बोले, है। बीच में न बोले, हीरो वाजपेयी सुनने की क्षमता रखें। भाई जी, एक तो शायद आप बात नहीं समझ पा रहे कि अमिताभ जी डिबेट क्या कर रहे हैं। आप जो किताब याद करके आए वही पढ़े जा रहे हैं। सत्ता मद में विपक्ष की आवाज, सत्ता मद में एकदम सत्ता मद में हो जा रहे हैं आप, बसपा का निशान। भाजपा में किसी को सत्ता का मत नहीं होता है। चले तो मैं जो कह रहा था जी कि इस समय आत्मनिर्भरता की जो बात की गई है वो एक तरीके से उन्होंने साफ कह दिया है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, आप जो कर सकते हो तो करिए। जी ठीक है सरकार उदयवीर को भाई, ये बताना चाहिए ठीक है उदयवीर जी। आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर बनाने की जो पहल हुई है, जो संकल्प लिया है, उसको सबको मिलकर आगे बढ़ना होगा। संपादकीय टिप्पणी का वक्त हो चला है। सर मैं आपको रोक रहा हूं उदयवीर जी, माफी के साथ। अमिताभ जी प्लीज। आत्मनिर्भर भारत, उदयवीर सिंह ने अपनी बात में इस बात को रखा और ये हमारा विषय भी था। 2-3 सुझाव मैं भी दूंगा राजनेताओं को और खासतौर पर सत्तारूढ़ पार्टी को। मेरा अनुभव कहता है भारत तब तक आत्मनिर्भर नहीं हो सकता चाहे 135 करोड़ लोग छत पर खड़े हो के चिल्लाएं, तब भी जब तक हमारे यहां के उत्पादन से सस्ता और बेहतर उत्पादन हमारे बाजार में मिलेगा। ननकू लेने गया पेंसिल सेल जो उसमें पड़ता है, घड़ी में लगता है, दीवाल घड़ी में। उसने पूछा भाई सेल दिखाओ, बोले आत्मनिर्भर वाला 15 रुपए का है और जो आत्मनिर्भर नहीं है वो 2 रुपए में है। कौन सा खरीदेगा? चाहे भाजपा का हो चाहे कांग्रेस का कार्यकर्ता, किसी का हो, 2 ही रुपए वाला खरीदेगा। उदयवीर की पार्टी का भी 2 ही वाला खरीदेगा, शिवपाल जी की पार्टी वाला 2 ही खरीदेगा। एक भी ऐसा दिखा देना मुझे राष्ट्रभक्त जो 15 रुपए वाला खरीद लाए, तो मैं आप लोगों के मान लूंगा कि भाई मेरा अनुभव देश को समझ नहीं पाया। इसकी व्यवस्था क्या है? अगर कर ली है तो बताइए और नहीं की तो आगे करिए। इसके बिना गति नहीं। मेरे बच्चे ने कहा कि बैटरी से चलने वाली मोटर कार लाओ, फिर दुकानदार ने कहा कि आत्मनिर्भर वाली 350 रुपए की है और ये है 40 रुपए की, कैसे खरीद लूंगा? सहारनपुर का नेल कटर 20 रुपए का मिल रहा है और जिनके लिए हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, जहां से यह वायरस प्रकट हुआ, उनका नेल कटर 10 रुपए में मिल रहा है। यही कैसे करेंगे? N95 भी तो वहीं से आ रहा है, जो यहां एक्सपोर्टर को 90 रुपए का कॉस्ट पड़ रही है, जिसको यहां का जो दुकानदार है वो 250 रुपए में जनता को दे रहा है और कह रहा भारत माता की जय, हम राष्ट्र की सेवा में लगे। ये सच नहीं है क्या? इंफ्रारेड थर्मामीटर हांगकांग के थ्रू जो आ रहा है वो 2300 रुपए की बिलिंग पे आ रहा है एक्सपोर्टर, यहां के आयात करने वाले को, निर्यात करने वाले को, और 3500, 4000, 4500 जैसा ग्राहक मिल जाए वैसा बेच रहे हैं ना भारत माता के नाम पर। यह आत्मनिर्भरता का रास्ता नहीं है। उनसे बेहतर सामान उनके बराबर कॉम्पिटिटिव रेट पर हमको देना होगा। और एक चीज मैं कहूंगा जिसको मैंने कईयों बार कहा है, बाकी जो कर रहे हैं सो करो भाई। क्या हम लोग ये तय कर सकते हैं, सारी पॉलिटिकल पार्टियां चूंकि सबके हैं आर्थिक संबंध अर्थ जगत के बड़े लोगों से हैं, सारी पार्टियों के, उजाले के भी हैं और अंधेरे वाले भी हैं, क्या आप लोग ये कर सकते हो कि बिस्किट, ब्रेड, टॉफी, चटनी, अचार, इनका उत्पादन कोई ही लिस्टेड कंपनी नहीं करेगी, बड़ी कंपनी नहीं करेगी, जो 1000 करोड़ 500 करोड़ की कंपनी हो वो नहीं करेगी। इतना ही फैसला कर दो। राजस्थान में गहलोत जी कर दे, पंजाब में अमरिंदर जी कर दे, उत्तर प्रदेश में योगी जी कर दे, मैं सबका आभार जताऊंगा। इससे 50% भारत आत्मनिर्भर अच्छा हो जाएगा। क्या कर सकते हैं? करना होगा। अगर सत्तू भी कंपनी बनाने लगी, एक देश की बड़ी कंपनी है,
आटा चावल ये सब बनाती है, बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ा स्वरूप है उसका। उसने सत्तू भी लॉन्च कर दिया, जौ का, चने का। अब उसके सत्तू का विज्ञापन सलमान खान करेंगे तो ननकू का सत्तू कौन खरीदेगा? और भारत आत्मनिर्भर कैसे बनेगा? गांव आत्मनिर्भर कैसे बनेगा? मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं जानता। मैं तो बहुत विनम्रता से ये कहूंगा, कोरोना ने हमको जो सबक सिखाए हैं उनमें एक बड़ा सबक ये भी है कि इतनी बड़ी आबादी वाले देश को अभी बहुत सारी व्यवस्थाएं करना शेष है ऐसी आपदाओं से निपटने के लिए, जिसमें शेल्टर होम्स है, जिसमें टेस्टिंग लेबोरेटरीज की क्षमता को जमीन से आसमान तक हमको ले जाना होगा। अगर हम 10% भी करते हैं टेस्ट आगे चल के किसी बीमारी का, तो हमारे पास 13, 14, 15 करोड़ टेस्टिंग की व्यवस्था होनी चाहिए जो 1 महीने में रिजल्ट दे दे। जी, उन तमाम चीजों को हमको सोचना होगा। और मैं नाम लेके कहूं तो अगर चाइना से मुक्ति चाहिए आर्थिक तौर पर, तो चाइना को गाली देने में समय मत लगाइए, उससे कुछ नहीं मिलेगा। उसके सामान से बेहतर सामान या तो उपलब्ध करा दीजिए हीरो वाजपेयी, और नहीं तो एक आदेश से चाइना के सामान पर रोक लगा दीजिए, तब भी भारत आत्मनिर्भर बन जाएगा। लेकिन दुकान पर विकल्प नहीं रहना चाहिए ना, कि आत्मनिर्भर सेल 15 रुपए का और गैर आत्मनिर्भर सेल 3 रुपए का। यह नहीं चलेगा, लिख लीजिएगा मेरी बात। या तो रोक लगाइए उनके यहां सामान पर, अन्यथा उनसे बेहतर सामान उनसे कम दाम पर उपलब्ध कराइए, तो देश आत्मनिर्भर बन जाएगा। कोरोना जैसे संकटों के समय रेलगाड़ियों की जरूरत नहीं पड़ेगी जी, क्योंकि सारी आबादी मुंबई में, पानीपत में, सूरत में, अहमदाबाद में इकट्ठी नहीं होगी फिर भारत की कभी। अगर उसको फर्रुखाबाद में काम मिल जाएगा, एटा में काम मिल जाएगा। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया शुचि विश्वास जी, हीरो वाजपेयी जी, उदयवीर सिंह साहब, दीपक मिश्रा जी, अमिताभ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आत्मनिर्भर बनने के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियों को और सरकार को इस बाबत सोचना ज़रूर होगा, क्योंकि गांधी के गांव की बात दीपक मिश्रा जी ने कही और लोहिया के समाजवाद की बात हुई, लेकिन इसके बारे में सोचेगा कौन? जी हाँ, सरकारें। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए R9 TV के साथ।